नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। ये मध्य प्रदेश के इतिहास पे दूसरी वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इसकी पहली वीडियो में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाना था। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो भी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें छूट गई थी उनके बारे में पहले हम जानेंगे, फिर हम जानेंगे मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जानते हैं जुरासिक युग में मध्य प्रदेश। ठीक है, तो जो जुरासिक युग में जब जुरासिक युग चल रहा था तो उस समय मध्य प्रदेश में क्या स्थिति थी। ठीक है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जुरासिक युग 200 से 145 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, इस समय डायनासोर जैसे विशालकाय शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जंतु थे। मध्य प्रदेश में जबलपुर में सर्वप्रथम 1828 में, ठीक है, और वर्तमान में धार जिले से डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नर्मदा घाटी में भी डायनासोर से संबंधित इतिहास है। सर्वप्रथम कार्न सिलमन ने 1828 में जबलपुर के छावनी क्षेत्र से तथा 1982 में अशोक साहनी ने जबलपुर से डायनासोर के अंडों के जीवाश्म प्राप्त किए थे। ठीक है, एक मांसाहारी डायनासोर जिसका नाम है राजासोरस प्रजाति का जीवाश्म 1982 से 84 में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण के वैज्ञानिक श्री सुरेंद्र श्रीवास्तव ने लंबेटा पहाड़ी जबलपुर से प्राप्त किया था। ठीक है, 1928 में डॉक्टर शंकर चटनीज ने जबलपुर की शिमला एवं सुपाताल पहाड़ी से डायनासोर जीवाश्म एवं कंकाल प्राप्त किए। 13 अगस्त 2003 को नर्मदा घाटी क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात के महासागर जिले में राहोली नामक स्थान से डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म प्राप्त किए गए। ठीक है दोस्तों, अब आइए कुछ क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे और उनसे संबंधित पुरातात्विक। ठीक है, कीजिए नर्मदा घाटी सर्वेक्षण। तो इससे संबंधित पुरातात्विक कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनिए। साकलिया, सुपेकर, आर.बी. जोशी, बी.बी. लाल, मैकक्राउन, टेरा पीटरसन, खत्री और प्रोफेसर बाकरकर। तो ये सारे नर्मदा घाटी से संबंधित थे। सोन घाटी सर्वेक्षण से निसार अहमद, रीवा सतना क्षेत्र उत्खनन जी.आर. शर्मा, चंबल घाटी तथा अन्य ताम्र पाषाणिक सभ्यता प्रोफेसर बाकरकर। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम जानते हैं कुछ प्रागैतिहासिक स्थानों और वहाँ से महत्वपूर्ण सामग्री और उसे किसने खोजा उसके बारे में। ठीक है, तो महादेव पिपरिया ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में आती है। यहाँ से 860 औजार मिले और इसे सुपेकर ने खोजा था। हथनौरा भी नर्मदा घाटी क्षेत्र में आता है, जिला सीहोर। ठीक है, यहाँ से नर्मदेवशीष मानव की खोपड़ी मिली। ठीक है, इसके खोजकर्ता H.D. साकलिया, मैकक्राउन और अरुण शोनकिया है। मंदसौर चंबल घाटी महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ से ब्लेड्स मिली हैं, इसके खोजकर्ता प्रोफेसर बाकरकर। फिर भीमबेटका नर्मदा घाटी क्षेत्र, जिला रायसेन, यहाँ से भी ब्लेड उपकरण और शैल आश्रय मिले हैं, इसकी खोजकर्ता है B.B. मिश्रा और प्रोफेसर बाकरकर। फिर आदमगढ़ शैल आश्रय होशंगाबाद में स्थित है। महत्वपूर्ण सामग्री यहाँ से 25,000 लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, इसके खोजकर्ता है R.B. जोशी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी कुछ प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जानकारी जो कि मैं आपको पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, जो मैंने आज बताई। ठीक है, अब हम जानते हैं मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। मध्य प्रदेश का इतिहास ताम्र पाषाण के बाद लौह युग से शुरू होता है और लगभग इसी समय यहाँ दक्षिण की उस महापाषाण संस्कृति का प्रभाव भी आता है जिसके तहत विशाल पत्थरों से कब्रें निर्मित की गई और जिनमें लौह सामग्री भी होती थी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरी इन वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत सा इतिहास ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए, आपको सुनकर ही ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन धूसर रंग के और चित्रित थे। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तन थे जो कि धूसर मृद भाण से निर्मित थे।
जो उत्तर में लौह युग के प्रारंभ के संकेत भी माने जाते हैं, इनका मध्य प्रदेश में प्रायः अभाव था। अब सबसे पहले प्राचीन इतिहास में हम महापाषाण युग के बारे में जानते हैं। दक्षिण भारत के कुछ स्थलों से प्राप्त विशाल पाषाण समाधियों को महापाषाण स्मारक कहा जाता है। ठीक है, इसे इंग्लिश में मेगालिथ कहते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी और रीवा जिले में ऐसे स्मारक उत्खनित किए गए। ठीक है, तो महापाषाण युग था वो 1700 से 1000 ईसा पूर्व था। इसके बाद आता है वैदिक युग। तो वैदिक युग से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें मध्य प्रदेश में मिली वो हम जानते हैं। वैदिक युग 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास वैदिक युग 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। लौह युगीन संस्कृति 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई। मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर क्षेत्र में इसके साक्ष्य मिले हैं। वस्तुतः ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा में आर्य संस्कृति उत्तर तक सीमित थी और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व समय में उसे विंध्याचल को पार कर मध्य प्रदेश में कदम रखा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जब ऋग्वैदिक काल चल रहा था, आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो जब आप ऋग्वैदिक काल के बारे में जब हम जानते हैं तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। ठीक है, तो उस समय जब ऋग्वैदिक काल था तो उस समय जो आर्य संस्कृति थी वो उत्तर तक सीमित थी, मतलब मध्य प्रदेश के और ऊपर जो सिंध क्षेत्र है, सिंधु घाटी वाला क्षेत्र है, वहाँ तक ही सीमित थी। और गुजरात के कुछ हिस्सों में वो अभी विंध्याचल की इस तरफ नहीं आई थी, जो विंध्याचल पर्वतमाला है वो उसके इस पार नहीं आई थी। तो जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, तो इस समय जो वैदिक युग है, वैदिक सभ्यता है, वो उत्तर वैदिक काल में मध्य प्रदेश में आई। ऐत्रेयी ब्राह्मण में जिस निषाद जाति का उल्लेख है वह मध्य प्रदेश के जंगल में निवास करती थी। ठीक है, तो ऐत्रेयी ब्राह्मण में निषाद जाति का उल्लेख मिलता है और निषाद जाति क्या है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऋग्वेद में दक्षिणापथ और रेवोत्तर शब्द आए हैं। ठीक है, तो दक्षिणापथ मतलब दक्षिण में जिस पथ से हमें दक्षिण में जाए। ठीक है, और रेवोत्तर तो ये नर्मदा नदी से संबंधित है। ऐत्रेयी ब्राह्मण सांख्यन, श्रोत सूत्र और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र के 50 शापित पुत्र मालवा आकर बसे। ठीक है, तो ऐत्रेयी ब्राह्मण, सांख्य श्रोत सूत्र और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में विश्वामित्र के 50 शापित पुत्रों के बारे में बताया गया है जो कि मालवा में आकर बसे। तत्पश्चात अत्रि, पाराशर, भारद्वाज, भार्गव आदि भी आए। ठीक है, अनुश्रुति के आधार पर यह इतिहास है। अधिकांशतः पुराणों और कुछ हद तक महाकाव्यों में इन अनुश्रुतियों का संबंध है। ठीक है, तो ये इतिहास कैसा है, अनुश्रुतियों पर आधारित है, मतलब किसी दूसरी चीज को किसी को सुनकर फिर ये लिखा गया है। ठीक है, अब आइए जानते हैं करुष वंश के बारे में। ठीक है, कौन सा, कारुष वंश। तो कारुष वंश अनुश्रुतियों के अनुसार मनुष्यों की परंपरा में अंतिम मनु व्यवस्थ हुए। ठीक है, तो अंतिम मनु कौन थे, व्यवस्थ हुए जिनके समय विश्वव्यापक बाढ़ आई थी। ठीक है, तो जिनके समय विश्वव्यापक बाढ़ आई थी मतलब सारे विश्व में बाढ़ आई थी, उसमें अंतिम कौन बचे थे, मनु बचे थे, जिनके 10 पुत्र थे। इनमें से एक पुरुष करुष और कारुष ने कारुष देश पर शासन किया। ठीक है, उनमें देखिए इन मनु के 10 पुत्र थे, उन 10 पुत्रों में से एक करुष था। ठीक है, जिसने करुष देश पर शासन किया। वर्तमान में यह बघेलखंड वाला क्षेत्र है करुष देश। ठीक है, फिर अगला है चंद्रवंश। तो चंद्रवंश इसको एल साम्राज्य भी कहते हैं। मनु व्यवस्थ की पुत्री ईला का विवाह सोम अर्थात चंद्र से हुआ था। इनके राज्य का नाम एल साम्राज्य हुआ। ठीक है, तो ये जो सोम थे इनके राज्य का नाम क्या हुआ, एल साम्राज्य हुआ, जिसका आदि पुरुष सोम या पुरुरवा ही था। सोम या चंद्रवंश के साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक था। सोम के पुत्र आयु और अमावशु हुए। ठीक है, तो सोम के 2 पुत्र हुए, एक का नाम था आयु और एक का अमावशु। ठीक है, ययाति और एल साम्राज्य का विभाजन हुआ। ठीक है, तो ययाति और एल वंश का जब साम्राज्य का विभाजन हुआ
ययाति और एल राज्य का विभाजन हुआ। ठीक है, तो राजा आयु की तीसरी पीढ़ी में चंद्रवंशी ययाति हुआ, जिसने देवयानी से विवाह किया। ठीक है, देवयानी कौन थी? शुक्र भार्गव ऋषि की कन्या। ठीक है, शुक्र भार्गव ऋषि की कन्या देवयानी थी। इससे किसने विवाह किया? चंद्रवंशी ययाति ने विवाह किया। ययाति ने अपना एल साम्राज्य 5 पुत्रों में बांट दिया। ठीक है, इस विभाजन में यदु को चर्मणावती मतलब चंबल, बेत्रवती मतलब बेतवा और सुक्तमती मतलब केन घाटी क्षेत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके नाम पर यदु या यादव वंश की स्थापना हुई। फिर दंतवक्र नामक दैत्य के नाम पर दतिया राज्य हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कुछ मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे कि चर्मणवती, तो चर्मणवती मतलब चंबल। ठीक है, तो इसे याद रखिए, चर्मणवती मतलब चंबल। फिर बेत्रवती मतलब बेतवा, सुक्तिवती मतलब केन। ठीक है, और फिर एक और चीज याद रखें कि दंतवक्र नामक दैत्य जिसका नाम दतिया राज्य हुआ। तो यहाँ पे आपको प्रश्न आ सकता है कि दतिया का नाम कैसे पड़ा, या ये आ सकता है कि दंतवक्र का संबंध किससे है। और नीचे ऑप्शन दिए हो सकते हैं दतिया, सागर, दमोह, जबलपुर, तो आप किस पे टिक लगा देंगे? दतिया पे। ठीक है, श्री कृष्ण द्वारा परास्त दंतवक्र गोपाल कक्ष हो गए और ग्वालियर की पहाड़ियों पर आवासे। इससे यह क्षेत्र गोपालगिरी हो गया। ठीक है, तो इसी कारण से यह क्षेत्र क्या? गोपालगिरी हो गया। तो ये गोपालगिरी भी ग्वालियर का पूर्व नाम है। ठीक है, अब अगला है हमारा इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, तो अब हम कुछ वंशों और कुछ युगों के बारे में जानेंगे। ठीक है, साम्राज्यों के बारे में जानेंगे। इक्ष्वाकु वंश और दंडकारण्य राज। मनु के एक पुत्र इक्ष्वाक के नाम पर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो मनु के 10 पुत्रों में से एक और पुत्र था इक्ष्वाकु, तो उसी के नाम पर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई, जिसके पुत्र ने दंडकारण्य राज्य स्थापित किया। ठीक है, जो वर्तमान बस्तर क्षेत्र है, ठीक है, वही दंडकारण्य कहलाता था प्राचीन समय में। पौराणिक कथाओं के अनुसार कारकोट नागवंशी शासक नर्मदा क्षेत्र में स्थित काठे के शासक थे। ठीक है, तो कारकोट नागवंशी शासक नर्मदा क्षेत्र में स्थित काठे के शासक थे। उस समय नर्मदा का नाम रेवा था। ठीक है, तो इस समय नर्मदा का नाम क्या था? रेवा था। फिर अयोध्या की इक्ष्वाकु वंश का प्रतापी राजा मानधाता हुआ। ठीक है, जो चक्रवर्ती साम्राज्य था। तो मानधाता कौन था? इक्ष्वाकु वंश का एक प्रतापी राजा था। मौर्य गंधर्वों से जब नागों का संघर्ष हुआ, तो मानधाता ने अपने पुत्र पुरुकुस्त को नागों की सहायतार्थ भेजा, जिससे गंधर्वों को पराजित किया। ठीक है, जिसने क्या किया? गंधर्वों को पराजित किया। तो देखिए, मौर्य गंधर्वों का नागों से संघर्ष हुआ। ठीक है, तो नागों की सहायता के लिए किसने? मानधाता चक्रवर्ती राजा ने अपने पुत्र पुरुकुस्त को नागों की सहायता के लिए भेजा, जिसमें उसने गंधर्वों को पराजित किया। नाग कन्या नर्मदा का विवाह पुरुकुस्त के साथ हुआ। पुरुकुस्त ने ही रेवा का नाम नर्मदा कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से रेवा का नाम क्या हुआ? नर्मदा हुआ। तो नाग कन्या नर्मदा का विवाह पुरुकुस्त से हुआ और पुरुकुस्त ने ही रेवा का नाम नर्मदा कर दिया। इसी वंश के मुचकुंद ने रिच्छ और परियात्र पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा के तट पर अपने पूर्वज नरेश मानधाता के नाम पर मानधाता नगरी स्थापित की। ठीक है, मानधाता ओमकारेश्वर मानधाता। ठीक है दोस्तों, अब आता है हमारा है साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? है साम्राज्य। यादव वंश के संस्थापक यदु के पौत्र है के नाम पर स्थापित है साम्राज्य के राजा महिष्मंत ने एक जीते गए दुर्ग का नाम महिष्मती रखा। ठीक है, तो यादव वंश के संस्थापक यदु के पुत्र है के नाम पर है वंश स्थापित हुआ। अब है राज्य के राजा महिष्मंत ने उन्होंने एक दुर्ग जीता और उसका नाम क्या रख दिया? महिष्मती, जिसे हम वर्तमान में महेश्वर नाम से जानते हैं। महेश्वर की स्थापना महिष्मती के नाम से है राजा महिष्मंत ने की थी। ठीक है, है वंश में राजा महिष्मंत का वंशज
कार्तवीर्य या अर्जुन या सहस्त्रार्जुन नामक महान साम्राज्य हुआ जिसकी 1000 भुजाएं मानी गई हैं। ठीक है, तो है वंश में एक सबसे महान राजा हुआ जिसका नाम था अर्जुन या सहस्त्रार्जुन या कार्तवीर्य। ठीक है, जिसकी 1000 भुजाएं मानी जाती हैं। उसने समस्त पृथ्वी को जीता और अनेक यज्ञ किए। उसने लंका के राजा रावण को भी हराया। इसने कारकोट के युद्ध में अनुपदेश वर्तमान निवाड़ को पराजित किया। अर्जुन के पश्चात जयध्वज ताल। अब देखिए, अर्जुन जो सहस्त्रार्जुन था सबसे महान राजा है वंश का, उसके बाद जयध्वज, तालजंध और बीतिहोर्थ ने शासन किया। ठीक है, तो ये भी है साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। उस समय तुंडिकेर वर्तमान में जिसे हम दमोह कहते हैं, त्रिपुरी वर्तमान में तेवर, दशण वर्तमान में विदिशा, अनूप वर्तमान में निवाड़, अवंती और वर्तमान में से उज्जैन बोलते हैं, आदि जनपद इनके शासन के अंदर आते थे। राजा अवंती। अब अर्जुन के पुत्र जयध्वज ने अवंती पर राज्य किया। ठीक है, तो जो अर्जुन का पुत्र था जयध्वज, उसने अवंती पर राज्य किया। अवंती नाम जयध्वज के पौत्र अवंती नामक राजा के नाम पर बाद में पड़ा। ठीक है, तो अवंती नाम कब पड़ा? जयध्वज की पौत्र अवंती नामक एक राजा था, उसके नाम पर बाद में पड़ा। ठीक है, अवंती ने ही यादवों को विदिशा से भगाया था। ठीक है, तो जो अवंती राजा था जो कि जयध्वज का पौत्र था, उसने ही यादवों को विदिशा से भगाया था इतिहास के अनुसार। ठीक है, स्त्रावल्ली ग्रंथ अनुसार उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण राजा अवंती के पुत्र ने किया। ठीक है, राजा अवंती के पुत्र ने महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और प्रांगण में कोटि तीर्थ नामक कुंड बनवाया था। ठीक है दोस्तों, अब आता है महाकाव्य काल। ठीक है, महाकाव्य काल। तो महाकाव्य काल में क्या क्या हुआ उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम महाकाव्य काल के बारे में जानेंगे और कुछ और युगों के बारे में, कुछ और वंशों के बारे में जानेंगे जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत।